नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सबकी नजरें। आम आदमी पार्टी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली सूची। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुद्दों पर आज सुनवाई। ऑनलाइन गेमिंग को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामलों पर होगी अंतिम सुनवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। डिफेंस एग्जिम पोर्टल का भी करेंगे शुभारंभ। बिहार और नेपाल में भारी बारिश से तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। कोसी बराज आज सुबह छोड़ा गया। 1,62,610 क्यूसेक पानी। नेपाल में भारी बारिश से अब तक 52 लोगों की मौत। और डोनाल्ड ट्रंप का एक और टैरिफ बम। 1 नवंबर से अमेरिका में आयात होने वाले मध्यम और भारी ट्रकों पर लगेगा 25% आयात शुल्क। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की, उत्तराखंड से, जहां पर राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिली। इसका मतलब यह है इस विधेयक को राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड है वो खत्म होगा। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिली है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी गई। राज्यपाल ने इसे स्वीकृति दी है। साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान कानून इसका मकसद है। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद प्रदेश में ये कानून के रूप में लागू हो जाएगा। अब मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 जो था वो निरस्त होगा। साथ ही मदरसा मान्यता नियम 2019 भी निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और अल्पसंख्यक संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही प्राधिकरण में 11 सदस्य होंगे। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के स्टेक शामिल हैं, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविद अध्यक्ष होंगे। अलग अलग धर्मों से एक नामक जो नामित सदस्य है वो भी शामिल होगा। बड़ा फैसला लिया गया है ये, जहां सभी जो शिक्षण संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म लॉ यानी समान कानून जो है वो लागू किया गया। और राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिली। इस विधेयक को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दी गई है और सभी शिक्षण संस्थानों में अब एक समान कानून लागू किया जाएगा। और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद उत्तराखंड में सभी अल्पसंख्यक बच्चे एक समान शिक्षा 2026 के जुलाई सत्र से पढ़ेंगे। और इस विधेयक के लागू होने के बाद जो मदरसा संचालक हैं उन्हें उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता करनी होगी। और हम ये कह सकते हैं कि अब मदरसे बोर्ड जो है वो उत्तराखंड में इतिहास बनने जा रहे हैं। इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट भी किया, हमने देखा, और ये ट्वीट कल किया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 की स्वीकृति प्रदान करने के लिए माननीय राज्यपाल का उन्होंने हार्दिक आभार जताया। और उन्होंने इसमें यह भी लिखा था कि इस विधेयक की वजह से कानून बनने का मार्ग अब प्रशस्त होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आती हुई, और इससे अब शिक्षा को लेकर समान अवसर और समानता मिलती हुई नजर आएगी। और इस बड़ी खबर पर अवशेष नौटियाल हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ गए हैं।
अवशेष, माफ कीजिएगा, अवधेश नौटियाल इस वक्त जुड़ गए हैं। अवधेश, साफ तौर पर राज्य में जब हम अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 की मंजूरी की बात करते हैं, समान शिक्षा के अवसरों के साथ मदरसे जो बोर्ड हैं वो खत्म किए गए और सबसे पहला राज्य बना है उत्तराखंड इसे लागू करने वाला। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से उत्तराखंड में इस चीज की मांग थी और जो मदरसा बोर्ड है उसकी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। कई बार जो है इसको लेकर छापेमार कार्रवाई भी की और धामी सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर थी कि जो उत्तराखंड में एक समान जो शिक्षा प्रणाली हो वो लागू हो। इसको लेकर लंबे समय से काम किया जा रहा था। जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, अध्यक्ष है काजमी जी, वो खुद इसको लेकर लगातार प्रयास करते हैं। तो एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसको लेकर कि जो उत्तराखंड है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय है, सामान्य सब चीजें हैं, उस सबकी शिक्षा प्रणाली एक समान हो। तो इसको लेकर बेहद लंबे समय से लगातार काम किया जाता है, जिस पर जो है मोहर लग गई है और जो उत्तराखंड जो है पहला जो है राज्य बन गया है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो नई शिक्षा प्रणाली है, जो मोदी सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली लागू की थी, उसके तहत उत्तराखंड ने बेहद कदम बढ़ाए और संजीदगी भरे कदम है। तमाम चीजों को जो जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसको साथ लेकर के ये कदम उठाया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो है एकदम फैसला लागू कर दिया, इसको बोर्ड को मंजूरी मिल गई कि जो 2016 और 19 का था उसको उसके बाद जो अब जो जुलाई 2026 से जो नया आएगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन नई सरकार ने सभी वर्गों को साधा है, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के जो सभी वरिष्ठ लोग थे उनसे राय मशवरा करके ये तैयार किया गया है। इसमें जो है 11 लोग शामिल होंगे और 11 लोग जो है इसकी पूरी जो शिक्षा प्रणाली जो दशा है उसको तय करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, मील का पत्थर है और मानना पड़े, इसमें हमें कहना पड़ेगा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी शिक्षा प्रणाली है उससे एक नई क्रांति आएगी, खासतौर से जो मदरसों की शिक्षा प्रणाली को लेकर। चलिए आपके पास आऊंगी मैं अवधेश, बिल्कुल इनकी सभी बारीकियों को समझेंगे, लेकिन हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के, वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुफ्ती साहब। सवाल पहला मेरा ये कि जिस तरह से अभी हम ये कह रहे हैं कि मदरसे बोर्ड खत्म कर दिए गए और सभी शिक्षण संस्थानों के लिए ये एक समान कानून है, और जब इस प्राधिकरण की गठन की बात की जा रही है तो इसमें जो अल्पसंख्यक हैं उनका भी स्टेक रहेगा। कितना युगांतकारी आप मानते हैं इस पूरे फैसले को शिक्षा के लिहाज से? आंचल जी, मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के लोकप्रिय हद्दिल अजीज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मुबारकबाद, बधाई पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने साहस के साथ एक फैसला लिया। देश को आज़ाद हुए 76 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और उन्हें पर्टिकुलर एक संगठन से यानी आरएसएस और बीजेपी से भयभीत किया गया और जो मुख्य धारा की जो शिक्षा थी उससे उन्हें वंचित कर दिया। मैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एज ए चेयरमैन के जो मैंने 2 साल का मेरा कार्यकाल अब तक रहा है और अभी ये जुलाई तक मदरसा बोर्ड रहेगा इस सेशन के आखिर तक, तो मैंने ये देखा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड नहीं हैं, मगर उनके टैलेंट को किसी ने समझा नहीं। अगर किसी ने समझा है तो वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो विजन सामने रखा है कि एक हाथ में मुसलमानों के कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तो मदरसों के अंदर दी जाने वाली एजुकेशन अब तक सिर्फ धार्मिक एजुकेशन थी। 2023 में हमने एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसका विस्तार किया है और जो माइनॉरिटीज हैं, जो 6 माइनॉरिटीज हमारी हैं, यानी बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं और पारसी हैं, इन सबको मिला और जैनी हैं, इन सबको मिला के एक प्राधिकरण बना दिया है जो बहुत अच्छी पहल है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी भी पहल अब तक हुई हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जो भी निर्णय लिए हैं वो पूरे देश ने उसका अनुसरण किया है। इसका भी लोग अनुसरण करेंगे और इसका फायदा होगा। मेन स्ट्रीम से मुस्लिम बच्चे जुड़ेंगे और उनकी धार्मिक एजुकेशन जो उनका फंडामेंटल राइट है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपनी धार्मिक कासमी साहब, क्योंकि मुख्य धारा से जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उनकी कहीं ना कहीं दूरी रही है काफी समय से, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं। क्या लगता है उस दूरी को पाटने में जिस तरह का ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा उन नौनिहालों के लिए जो
शिक्षा के बल पर बहुत कुछ बदलने का मादा रखते हैं, यहाँ तक कि जब हम बात करते हैं देश के मुस्तकबिल की भी। हाँ अचल जी, देखिए अब आप एक बात तो आप भली भांति आप जानती हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता के फील्ड में हैं और डीडी न्यूज तो सारी चीजों पे नजर रखता है। आपने हमारे उत्तराखंड का अनुसरण किया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश को लेके चले हैं, सबको साथ लेके चले हैं, माइनॉरिटीज के भी दर्द को उन्होंने समझा है। अगर आप कभी गहराई से इस पर गौर करेंगी तो आपको मालूम हो जाएगा जी। कि किस तरह से माइनॉरिटी और मेजोरिटी के नाम पर कांग्रेस ने ये बखेड़ा खड़ा किया था, क्योंकि उन्हीं के पास में ये 60 साल तक देश रहा। और मैं ये समझता हूं कि आज जैसे जैसे वो मेन स्ट्रीम की तरफ बढ़ेंगे तो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, देश में उन्हें भी, उनका भी विकास होगा, उन्हें भी मौका मिलेगा, उनके परिवार भी विकसित होंगे और उनका उनका जो मूलभूत जो उनका वो है, वो उस कल्चर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि विद्यालयों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो मेन स्ट्रीम से जुड़ करके अपने परिवार का भी भला करते हैं, अपने देश और प्रदेश का भी। और कोई भी कम्युनिटी अगर एजुकेशन से दूर हो जाएगी तो मेन स्ट्रीम से कट जाएगी, वो सिर्फ वोट बन करके रह जाएगी। आज तक यही काम हुआ है इस देश के अंदर। आज ये पहली सरकार है 2014 के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सबका साथ, और किसी योजना के अंदर कोई भेदभाव नहीं हुआ है, मगर नित नए अंदाज से वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों को ये प्रोपेगेंडा करने पर वो इस पे भी वो प्रोपेगेंडा करेंगे। कासमी साहब, धार्मिक आजादी बिल्कुल आप बहुत अहम बातों पर रोशनी डाल रहे हैं। मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूँ आंचल जी कि हमारी धार्मिक एजुकेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी धार्मिक एजुकेशन ऐसी ही चलती रहेगी। विद्यालय परिषद, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी और हमारे बार बार ये बात आती थी। आज सीधे विद्यालय परिषद से वो जुड़ जाएंगे तो आपको जो अन्य पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं की तरह एजुकेशन हासिल करेंगे। उनका जो कॉम्प्लेक्स है, जो उनके अंदर एहसास कमतरी, वो भी खत्म होगा और रोजगार के मौके उन्हें मिलेंगे और वो देश में उसी तरह से अपना विकास आपकी सोच से मैं दाद दे रही हूँ कासमी साहब की, कितनी प्रोग्रेसिव बात आप यहाँ कर रहे हैं। और इसी प्रोग्रेशन का नतीजा ये है कि जिस आधुनिकता में शिक्षा के साथ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, अब क्योंकि मदरसों को भी अपनी मान्यता के लिए प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी कासमी साहब, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, जिसकी बहुत जरूरत है, उसमें भी सुधार होगा। देखिए आंचल जी, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया। हमारे मदरसों के पास में सारी रिक्वायरमेंट हैं, बस उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था। आज की सरकार ने उनके दर्द को समझा है और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों ने उन्हें डरा करके, भयभीत करके ये काम किया है, आज की सरकार ने ये काम नहीं किया। मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप जिस तरह से आपने अन्यों की सरकारें देखी हैं, 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि पूरा देश दंगा मुक्त है और उसका नतीजा है कि मेन स्ट्रीम से जुड़ने वाले बच्चे, हमारी बच्चियां नीट में आ रही हैं, वो आईएएस और आईपीएस में बन रही हैं। 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। उसका नतीजा क्योंकि देश दंगा मुक्त है। मैं आज ये कहना चाहूंगा और उत्तराखंड राज्य के मुसलमानों से विशेषकर अपील करना चाहूंगा, मदरसों के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप अपने तमाम कागजात लेकर के विद्यालय परिषद की तरफ आप मूव करें और हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। मैं बल्कि प्लान बना रहा हूं कि हमारे मदरसे जो प्रथम उसमें हम मदरसों के लोगों से मेरी पर्सनली ये रिक्वेस्ट है कि आप इससे बिल्कुल प्रभावित मत होइए। अगर कुछ दल आपको गुमराह करना चाहें तो गुमराह मत होइए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे विकासशील व्यक्ति हैं जो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं, मगर वो अनियमितताओं से भी, करप्शन से भी कोई समझौता नहीं करते। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही कि ये सबको साथ लेकर चलने वाला विधेयक है। और एक आखिरी सवाल अवधेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नई शिक्षा नीति जिसको अब जुलाई 2026 के लिहाज से इस विधेयक के अंतर्गत लागू किया जाएगा, इस शिक्षा नीति से जब हम बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं, तमाम अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए सभी बच्चे जो हैं, उनका एक एजुकेशनल प्रोग्रेशन और साथ ही साथ एक साइंटिफिक जो सोच है, उसके विकास में भी बहुत बड़ी मदद मिलती हुई नजर आएगी। देखिए बिल्कुल आंचल, जो है बड़ा बदलाव आएगा। खास तौर से अगर हम कहें तो हम इसको केवल मुस्लिम समुदाय से जोड़कर ना देखें, क्योंकि जो ये नया बोर्ड बनेगा, इसमें ईसाई भी होंगे, सिख भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे, पारसी भी होंगे, सभी समुदाय के लोग होंगे। तो हम इसको केवल इसको मुस्लिम समुदाय से जोड़कर ना देखा जाए, एक व्यापक सुधार
आएगा, खासतौर से उत्तराखंड में। जो चीजें उत्तराखंड को नई शिक्षा नीति के तहत चाहिए थी कि जो सभी धर्मों के बच्चे हैं वो सब एक समान शिक्षा प्रणाली ले, उनको एक समान जो है शिक्षा मिल सके, उसकी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि समय समय पर जो मदरसा बोर्ड था उसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां थी, तमाम तरह की बातें थी और वहां की शिक्षा प्रणाली को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आंचल एक जो उत्तराखंड ने शुरुआत की है, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी जाएगी। और जो नई शिक्षा नीति के तहत जो पहले ही मोदी सरकार ने सोचा था कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का हो, उसको एक बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, उस पर एक अच्छी शिक्षा पर उसका हक है। तो उत्तराखंड से शुरुआत हुई और ये जो गंगा उत्तराखंड से निकल कर गई है, ये पूरे देश में फैलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और साथ ही साथ मुफ्ती शम्मू कासमी साहब जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी डालने के लिए इस बड़ी खबर पर। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर। वक्त एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए एमडीएच का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे और बात करते हैं ओडिशा की, जहां की कटक में अब स्थिति नियंत्रण में है। रविवार को हुई हिंसा के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया, जो आज सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद हालात की समीक्षा कर कर्फ्यू के बारे में निर्णय लिया जाएगा। वहीं कटक में आज शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सब जगह पुलिस पेट्रोल कर रही है। स्टैटिक संवेदनशील जगहों पर स्टैटिक डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। पुलिस और सीएपीएफ मिलकर कर रहे हैं। इस पूरी तरह से शांति है, नॉर्मलसी रिस्टोर हो गई है। उपद्रव की घटना थी, उसमें चिन्हित करके 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। अभी इस समय तक जो कर्फ्यू का जो पहले का जो है वही कर्फ्यू का रहेगा। 36 घंटे का कर्फ्यू वही रहेगा। इसके बाद फिर समीक्षा की जाएगी कि कैसी स्थिति है। और अब बात बिहार की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की तारीखों की घोषणा कर दी। बिहार में 2 चरण यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन दोनों ने ही अभी तक सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं किया है। दोनों ही गठबंधन इस कोशिश में है कि उम्मीदवारों की इच्छाओं और जीत की संभावनाओं के बीच संतुलन बनाया जा सके। 2020 के चुनावों के बाद से दोनों गठबंधनों जो हैं उसके दलों में बदलाव आया और अब 243 सीटों के लिए ज्यादा दल दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एनडीए में जनता दल यूनाइटेड 107 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी 105 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बचे 31 सीट केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बीच बांटी जा सकती हैं। विपक्ष के लिए भी स्थिति आसान नहीं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने रविवार शाम को अपने सहयोगी दलों के साथ औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू की। सूत्रों के अनुसार आरजेडी ने मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को 12 सीट देने का प्रस्ताव दिया। रविवार शाम बैठक के बाद बाहर निकलते हुए मुकेश सहनी ने पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी ने 1-2 दिन में महागठबंधन द्वारा सीटों के ऐलान के बारे में जानकारी दी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव के लिए आज महागठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकता है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मीरा सिंह, बांकीपुर से डॉक्टर पंकज कुमार, गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और फुलवारी से अरुण कुमार रजक को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा पार्टी ने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से सुबदा यादव, कस्बा से भानु भारतीय और किशनगंज से अशरफ आलम को टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी 9 अक्टूबर को अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। हम लोग अभी से लेकर चुनाव तक जितनी ताकत, जितनी ईमानदारी से पहले कोशिश करते आए हैं, उतनी मेहनत से अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे
अब हमने अपनी बात रख दी है, अब प्रत्याशियों की बारी है। प्रत्याशियों की सूची 9 तारीख को जारी होगी, उसके बाद सारे प्रत्याशी जनता के सामने होंगे, जनता को अब तय करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल से ही हमारे समाज और परिवार पर उनके सात्विक और आदर्श विचारों का गहरा प्रभाव रहा। सामाजिक समरसता पर आधारित उनके वैचारिक प्रकाशपुंज देशवासियों को सदैव आलोकित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है, आइए आपको दिखाते हैं। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के कितने बड़े आधार हैं। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित करवाया था। उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। रामायण का ये प्रभाव उसमें समाहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है। भगवान राम ने सेवा, समरसता और करुणा से सबको गले लगाया था। इसलिए हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के साथ ही पूर्ण होते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से आयोजित ये सम्मेलन देश में रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। इससे रक्षा क्षेत्र में निवेश, नवाचार, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री नई डिफेंस एग्जिम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जिससे निर्यात और आयात प्राधिकरण जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया। रक्षा मंत्री ने साथ ही साथ DEP रक्षा प्रतिष्ठान और उद्यमी मंच पोर्टल को भी लॉन्च करना है, जो भारतीय रक्षा उद्योगों की क्षमताओं और उत्पादों का एक डिजिटल संग्रह है। इस अवसर पर 2 प्रमुख प्रकाशनों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र नीति संग्रह IDX कॉफी टेबल बुक नवाचार के साझा क्षितिज का भी विमोचन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज शाम संसद भवन परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति की इन नेताओं के साथ ये पहली औपचारिक बातचीत होगी। इस बैठक का उद्देश्य सदन के सुचारू संचालन, बिना किसी व्यवधान के सुनियोजित चर्चाओं को सुगम बनाने के तरीकों पर विचार का आदान प्रदान करना है, जिससे बहस का समय और गुणवत्ता के साथ साथ दोनों का सर्वोत्तम उपयोग हो पाए। बात उत्तरी बिहार की, जहां पिछले 4-5 दिनों से हो रही बारिश के कारण इस सीजन में पहली बार कोसी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कोसी बराज से आज सुबह 1,62,610 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सुपौल सदर, मुरैना, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। सुपौल में 100 से ज़्यादा गांव बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। वहीं सहरसा की 30 पंचायतों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ की चपेट की वजह से मुश्किलों में लोग हैं। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में खड़ी धान की फसल बर्बाद हुई। कई स्कूलों में पानी घुस गया और DM ने 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया। परमान नदी का बांध टूटने से फारबिसगंज प्रखंड के पिपरा पंचायत में कई मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए। किशनगंज में महानंदा और कनकई नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से कोचाधामन प्रखंड के कई गांव जलमग्न हुए हैं। NDRF की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। कुछ दिनों से नेपाल और भारतीय क्षेत्र नदी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, उसके कारण जो है कि सीमावर्ती नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तो 3 प्रखंडों में दिगलबंग, टेढ़ाकाछ और ठाकुरगंज में 4 जगह कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। जो लोग अपने घरों से निकलना चाह रहे थे उन लोगों को कल ही रेस्क्यू कर लिया गया है। SDRF की 4 टीमें अलग अलग जगह तैनात हैं, जो लोगों को सुरक्षित निष्कासन में मदद कर रही है। और सारा जो भी सहयोग की जरूरत है वो हम लोग SOP के अनुसार हम लोग पूरा कर रहे हैं।
नेपाल की बात करते हैं, जहाँ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची हुई है। अब तक 52 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जबकि 9 लोग लापता हैं और 29 घायल बताए जा रहे हैं। नेपाली सेना ने रसुआ जिले के गोसाईकुंड ग्रामीण नगर पालिका स्थित बांध स्थल से फंसे 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। वहीं लापता हुए लोगों की तलाश में सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस आपदा के कारण कोसी और बागमती प्रांत में आवागमन पूरी तरह बाधित है। कोशी हाईवे, सिद्धिचरण हाईवे, मिड हिल हाईवे, मेची हाईवे के कई हिस्सों में भूस्खलन से सड़कें बंद हैं। इसी तरह बागमती प्रांत में पसांग लहामू हाईवे, अर्निको हाईवे, बीपी हाईवे, कांति लोकपथ, मदन भंडारी हाईवे, मिड हिल हाईवे समेत सभी प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हैं। नेपाल चीन सीमा मार्ग और कुलेखानी सिसनेरी दक्षिणकाली काठमांडू मार्ग भी पूरी तरह से बंद है। प्रशासन ने हटौड़ा और काठमांडू को जोड़ने वाले सभी शॉर्ट रूट्स पर रात के समय वाहनों की आवाजाही को अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। इन मार्गों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। हालांकि त्रिभुवन हाईवे को मामूली अवरोध हटाने के बाद खोल दिया गया। कांति लोकपथ पर मलबा हटाने और सड़कों को दोबारा खोलने का प्रयास जारी है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक नया ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका में अन्य देशों से आने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ये कदम अमेरिकी ट्रकिंग जो उद्योग है उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लगभग 73% घरेलू सामान ढुलाई करता है। अमेरिका में लगभग 20 लाख लोग भारी ट्रक ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं। प्रमुख ट्रक निर्यातक देशों में मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी, फिनलैंड शामिल हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024 में अमेरिका ने कुल 2,45,764 मध्यम और भारी ट्रक आयात किए, जिनकी कुल कीमत लगभग $20 अरब के पार थी। इनमें से $15 अरब के ट्रक मेक्सिको से आए, जबकि $4.5 अरब के ट्रक कनाडा से। ये ट्रक लॉजिस्टिक्स, निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं। बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज और T20 मैच के पहले 2 मैचों के लिए टीम का ऐलान कर दिया। मार्नस लाबुशेन को ऑस्ट्रेलिया के वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लाबुशेन का ड्रॉप होना कोई सरप्राइज नहीं। पिछले 10 वनडे पारी में उनका सर्वोच्च स्कोर 47 है। और मिशेल स्टार्क की वनडे टीम में वापसी हुई। स्टार्क ने नवंबर 2024 के बाद कोई वनडे नहीं खेला। साथ ही ग्लेन मैक्सवेल कलाई की चोट के चलते T20 टीम में वापसी नहीं कर सके। मैक्सवेल को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान कलाई में फ्रैक्चर हो गया था। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।